हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होती है, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रोक्स हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका वेरिएशन देखना है ड्यू टू किसकी वजह से, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, शेप की वजह से और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वन बाय वन इसका डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से पहले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इससे क्या कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोबारा से डेफिनेशन देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लेट ये अर्थ है, हमारी धरती माता, ठीक है भाई, ये अर्थ का है सेंटर, ये अर्थ का हो गया सेंटर, और इसकी जो रेडियस है लेट वो है आर। अर्थ की रेडियस क्या है, आर। जो अर्थ की रेडियस होती है वो अप्रोक्स होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, कैलकुलेशन के लिए हम 6400 किलोमीटर को लेंगे। और जो इसका मास होता है, मास ऑफ अर्थ, ये होता है 6 × 10⁻24 kg, अप्रोक्स इतना होता है, ठीक है। और सारी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं पॉइंट को, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सारी डिस्टेंस को हम अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। अब लेट ये जो अर्थ का मास है वो तो कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है, इसको कैपिटल एम से हमने डिनोट कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। लेट एक बॉडी है ना, एक बॉडी है जिसका मास है एम। ये क्या है, एम इज द मास ऑफ बॉडी, ठीक है भाई, एम इज द मास ऑफ द बॉडी। अब देखो ये इसके अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, तो अब अर्थ के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में कहते हैं कि दो बॉडीज हैं, उनके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में इस वाली बॉडी, जो बॉडी हमने जिसका मास m है, और ये जो अर्थ है इसका मास m है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल, TIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी m कितना होगा, देखो F इक्वल टू क्या होगा, Gm इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m, और इनके बीच के डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी हाइट बहुत कम है, तो अर्थ के रेडियस की कंपैरिजन में इसकी जो हाइट है बहुत कम है, तो हम इसको टोटल हाइट r ही लेंगे। तो F इक्वल टू Gmm/r²। ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकंड क्या है, फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m ड्यू टू अर्थ की वजह से फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे। ये जो मास है ये अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, किस फोर्स से, फोर्स क्या होगा उसमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मान लिया हमने, सपोज क्या है, g, इसको इक्वेशन नंबर हमने कह दिया 2। अब ये जो दोनों फोर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, F इक्वल टू Gmm/r² इक्वल्स टू mg। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो क्या हो गया, G इक्वल टू क्या हो गया, Gm/r²। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हमें रिमेंबर रखना है। G इक्वल टू क्या होगा, Gm/r²। अब देखो G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू, G को बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की। जब हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, जी की वैल्यू अगर मैं रखूँ 6.67 इंटू 10⁻11, ऐसा यूनिट में रखना है इसको, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ रखो, कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन में रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 64 किलोमीटर, लेकिन उसको ऐसा यूनिट में क्या करना है, मीटर में बदल दो, 10⁻3 मीटर कर दिया हमने, ये मीटर में आ गया, इसका स्क्वायर कर दो। जब हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रॉक्स हम इसको लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, जी की। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं क्या करूं, इसको हमें ये रिमेंबर रखना है, अगर मैं डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी वैसे तो वेरी करती है, अर्थ की जो डेंसिटी है वो सेंटर की तरफ हम जाते हैं तो वेरी करती है, लेकिन हम एज्यूम कर लेने की अर्थ की जो डेंसिटी अगर वो कांस्टेंट है, लेट रो बराबर क्या है डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, और हमने एज्यूम कर लिया कि अर्थ को अभी स्फेरिकल शेप लेके चलना है, स्फेरिकल, ठीक है। शेप कैसा ले लिया, स्फेरिकल शेप। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। देखो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को हमने क्या मान लिया रो, जो कि एज्यूम कर लिया हमने क्या है कांस्टेंट। तो मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बराबर क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ द अर्थ अगर हम निकालें तो डेंसिटी क्या है रो इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, जी अब इसमें रखता हूं मैं मास की वैल्यू, m बराबर क्या आ गया रो इंटू 4/3, रो जी के वजह ऐसे रख दिया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा, तो यहाँ कितना बचा 4/3 पाई रो जी और आर, रो जी एंड आर। एक फॉर्मूला ये भी बन गया किसका, जी का। तो जी इक्वल टू कितना हो गया 4/3 पाई रो जी आर। अगर हम इसमें देखें, इस फॉर्मूले में अगर देखो यहाँ ध्यान से, तो 4/3 क्या होता है कांस्टेंट, पाई क्या कांस्टेंट, जी क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये कांस्टेंट। तो डेंसिटी और आर पे डिपेंड करती है। जी की वैल्यू अगर हम किसी और प्लेनेट पे जाएं, मून पे या किसी और पे जाएं, तो जी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, रो पे, उसकी डेंसिटी क्या है उस प्लेनेट की और उसकी रेडियस क्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा रो इंटू आर फॉर एनी प्लेनेट्स के लिए, फॉर एनी प्लेनेट्स के लिए वैलिड है ये। न्यूमेरिकल करने के लिए हम जी इक्वल टू रो इंटू आर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन हमारा, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड डेंसिटी का रिलेशन, डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन में डेंसिटी ऑफ मून की रिलेशन दे रखा है उन्होंने 5/3। तो मुझे बताना फाइंड रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के टर्म में मून की रेडियस को बताना है। देखो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, देखो लेट सॉल्यूशन,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। अर्थ की मान लो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मान ली, जी। तो जी की वैल्यू कितनी है, 1/6 दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 1/6 दैट ऑफ मून। ये पैरेलल रिलेशन। दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने कि डेंसिटी का रिलेशन दे रखा है और अर्थ अपॉन में मून का कितना है 5/3। हमें बताना क्या है, रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम जानते हैं देखो क्या है, इससे पहले भी हमने देखा रिलेशन क्या है, G इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई रो जी आर। ये मैंने कहा था किसी भी प्लैनेट्स के लिए वैलिड होगा। तो अगर मैं इसको लिखा, अभी फिर हमने इसके लिए लिखा था कि जी इज प्रोपोर्शनल किसका होगा, रो इंटू आर के। 4/3 पाई और जी कांस्टेंट, तो रो इंटू आर के क्या हो गया प्रोपोर्शनल। अगर मैं किसके लिए लिखूं, पहले अर्थ के लिए, देखो अर्थ अपॉन में मून को कर दूं, अर्थ अपॉन में मून, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, रो जो अर्थ है, अर्थ के लिए लिखा तो अर्थ का डेंसिटी, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में क्या मून की डेंसिटी और मून का रेडियस। अब इसके बाद देखो रो ई है ना, रो ई अपॉन में रो एम की वैल्यू कितनी है 5/3 लिख दिया हमने। और आर ई अपॉन में आर एम को हमें लिखा, आर ई अपॉन आर एम हमें पता नहीं, ये तो फाइंड करना है। मून की रेडियस पता नहीं है आर ई के टर्म में। अब इक्वल्स टू देखो जी ई अपॉन में जी एम, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ जी ई अपॉन में जी एम, जी एम यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ रख दूँ मैं जी ई अपॉन में जी एम की जगह 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 इंटू आर ई अपॉन में आर एम। और आगे लिखो क्या हो जाएगा, अगर आर ये देखो इधर ले जाओ इसको, 3 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 3 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 30, 1/6 है ना, 3 यहाँ आ गया, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 5 यहाँ आएगा, 6 × 5 और ये 3 यहाँ पहुँच गया, कितना आ जाएगा आर ई अपॉन में आर एम। ठीक है, अब 3 से 2 को काटेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/10 इक्वल टू आर ई अपॉन में आर एम। और आर एम के कितना आ जाएगा, आर एम देखो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर एम को कितना लिख सकते हैं हम 10 टाइम्स ऑफ आर ई। तो मून की जो रेडियस होगी वो अर्थ के रेडियस के कितने टाइम्स हो गई 10 टाइम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ACCLERAT एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ऑन फॉलोइंग फैक्टर, इन फैक्टर्स पे वेरी करती है। पहला क्या है, ड्यू टू हाइट above the earth surface, ठीक है, पहला है ड्यू टू हाइट की वजह से। सेकंड है ड्यू टू डेप्थ। थर्ड इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, 1 by 1 में भी देखेंगे हम इनको। और फोर्थ है ड्यू टू रोटेशन। आज की क्लास में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ड्यू टू हाइट ऑफ द अबव द अर्थ सरफेस, डेप्थ पे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, और शेप ऑफ द अर्थ में, और रोटेशन की वजह से। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। फर्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट की वजह से जी पे क्या फर्क पड़ता है। जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब कैसे चेंज होगी, हाइट की वजह से। देखो सपोज हमारा ये अर्थ है, ये इसका हो गया सेंटर। सारी डिस्टेंस को हमें कहाँ से मेजर करनी है, सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई आर,
ठीक है। अब हम ये m इज द मास ऑफ द अर्थ, कोई बॉडी है वो अर्थ के सरफेस से लेट हाइट h पे है, ये हाइट हो गई h, ये हाइट कितनी हो गई h, यहाँ पे a पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस को मैंने कहा कि सारी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करनी है, अर्थ के सेंटर से, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया लेट r, तो ये r कितना हो जाएगा r प्लस h, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये मास, अगर ये जो बॉडी है जिसका मास है m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी कह दो, जो ए पर है, पहले यहाँ पे ए सर्फ कहाँ पर था, पहले पॉइंट बी पे था, अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी इजकल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, जी इजकल टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। एट हाइट एच पे क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे ले गए, अब ये जो ऑब्जेक्ट बी पे था, इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहाँ पे ले गया, ए पे, और इसकी हाइट हो गई कितनी, यहाँ से सरफेस हो गई एच, लेकिन सेंटर से कितनी हो गई आर प्लस एच, तो वहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, जी तो कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द अर्थ, देखो ऊपर गए हम यहाँ पे, तो इससे अर्थ के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से गए अर्थ का मास तो अभी इस ऑब्जेक्ट के लिए इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब यहाँ से डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना, डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड करूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा, जी एच इजिकल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, यहाँ पे जी एच की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल, ये ऊपर जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा, जी एच इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, जी यहाँ पे आ गया, जी क्या है यहाँ पे, जी लिखने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या करें इसी वाले इक्वेशन में, जी एच अपॉन में जी इजिकल टू आर स्क्वायर अपॉन में, जो ये आर है, आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ आर स्क्वायर से इधर भी ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दूँ, देखो ऐसे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से ऊपर कर दिए डिवाइड, और आर प्लस एच का होल स्क्वायर है नीचे भी कर दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये कितना बचा, इसको हमने स्क्वायर है ना, ये ऐसे है आर प्लस एच, इसको मैंने ऐसे लिख दिया टोटल का स्क्वायर, देखो अब इक्वल्स टू और भी है, सिंप्लीफाई करूँ मैं, अगर आर से आर कटेगा, इसको हो गया ये आर बाई आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और सही से लिखो तो 1 अपॉन आर प्लस, इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा पावर प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन में आर की पावर -2, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो, हम इसको 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो ये n आगे यहाँ जाता है, ये बाइनरी एक्सपेंशन है। जब ये कब लगाते हैं, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, जब x की जो वैल्यू है 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी होगी, जब x की वैल्यू जो है ना 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ इसके आगे में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि जो h है, h जब बहुत छोटा है r को, ये तो हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है, ये वाला कौन सा है एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू देगा ये, जब जी एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या देगा एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ से भी इसको इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या हमारा अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। तो इसमें h की जो वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में बहुत क्या है छोटी, तो ये वाली जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में क्या होगी, टोटल वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, 1 के कंपैरिजन में टोटल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
ये -2 इसके आगे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 2h/r। तो GH बराबर क्या आ गया, GH अपॉन में जी इक्वल टू क्या होगा 1 - 2h/r। ये क्या हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट रिलेशन। इसको भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं रिलेशन। अब देखो, अब g की वैल्यू ऊपर जाने पे क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, वैल्यू डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। इस वाले अप्रोक्सीमेट रिलेशन से भी देख सकते हैं इसको। देखो GH को मैं ऐसे लिखूँ, GH इक्वल टू जी को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, जी यहाँ आ गया 1 - 2h/r, अंदर ले जाओ जी को, जी माइनस क्या हो जाएगा 2GH अपॉन में r। अब देखो जी की वैल्यू कितनी होती है 10 में से ये इसकी कुछ वैल्यू होगी, अपनी वैल्यू क्या होगी 1 से कम भले होगी लेकिन कुछ भी होगी, 1 होगी 1 पॉइंट या 0 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन ये घटाने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू 10 माइनस अगर ये 0.1 भी है तो ये 10 में से 0.1 घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 10 से कम आएगी। अगर मान लो वैल्यू सपोज मैं इसको 1 मानता हूँ, ये वैल्यू टोटल 1 आई, तो 10 में से घटाया 9, तो GH की वैल्यू कितनी आई 9। अब जी की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 9। इसका मतलब है कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होती है। और वेट बराबर हमारा क्या होता है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है m × g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या होगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट क्या होगा, देखो अगर मैं हाइट h पे चला जाऊं तो क्या हो जाएगा m × g हाइट। अब ये क्या है m × g है और m × GH है, m दोनों में कांस्टेंट है, g और g में कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो वेट ऊपर जैसे हम अर्थ के सरफेस से जाएंगे तो वेट क्या होता है हमारा डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये तो फॉर्मूला तब हम इस्तेमाल करेंगे जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो r के कंपेरिजन में, और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे GH अपॉन में g इक्वल टू r अपॉन में r प्लस h का रिलेशन बना था इससे पहले। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कभी भी, मतलब जब h और r कंपेरिजन में हो, और ये जब h की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी r से तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले देखने से पहले एक चीज़ और देख लो, जो GH है इक्वल्स टू क्या है G, इसको देखो यहाँ पे सही हमने जो लिखा है GH इक्वल टू G ये वाला 1 - 2h/r। ये क्या हो जाएगा G - 2GH अपॉन में r GH। अभी मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट से ऊपर पे जाने पर क्या होगा डिक्रीज होगी। तो एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा, एब्सोल्यूट डिक्रीज होगी, मतलब सरफेस पे क्या होगी ज़्यादा, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होगी और हाइट पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे GH है और यहाँ क्या है G, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो एब्सोल्यूट डिक्रीज को क्या लिख सकता हूँ मैं G माइनस GH। इसकी वैल्यू कितनी होगी, G माइनस GH निकालूँ अगर मैं, देखो G माइनस GH की वैल्यू रख दो, ये G माइनस 2GH अपॉन में R इक्वल टू कितना होगा G माइनस G माइनस माइनस प्लस 2GH अपॉन में R। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2GH अपॉन में R। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिक्रीज। G माइनस GH को क्या कहते हैं एब्सोल्यूट डिक्रीज। इसकी वैल्यू कितनी आई है 2GH अपॉन में R। सेकंड है फ्रैक्शनल डिक्रीज। फ्रैक्शनल डिक्रीज में क्या करना है, G माइनस GH है ना, अपॉन में G कर देना है, तो क्या जाएगा 2GH अपॉन में R अपॉन में G यहाँ आ जाएगा, तो G से G कैंसिल, कितना आ गया ये 2H अपॉन में R। इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज। और जब परसेंटेज अगर डिक्रीज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपली फॉर फ्रैक्शनल डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या करना है,
जी माइनस जी एच जो फ्रैक्शनल डिक्रीज है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 2h अपॉन में r इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। एब्सोल्यूट डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, ये तीनों टॉपिक्स, ये इसके सब टॉपिक्स थे। इसके बाद हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारा लेट वेट ऑफ, क्वेश्चन है वेट ऑफ ए बॉडी, लेट वेट ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 72 न्यूटन। वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है 72 न्यूटन। फाइंड वेट ऑफ दैट बॉडी, फाइंड वेट ऑफ दैट बॉडी एट हाइट r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से। इसका डायग्राम अगर मैं प्लॉट करूं, ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है O, इसकी जो रेडियस लेट मैंने मानी r। क्वेश्चन में है कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, पॉइंट ये मार्क कर लिया, पॉइंट ए पे जो वेट है वो कितना है 72 न्यूटन, ठीक है, अर्थ का सरफेस हो गया। इसके बाद हम अर्थ के सरफेस पे, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वेट ऑफ दैट बॉडी एट ए हाइट r/2 फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस है ये, अर्थ के सरफेस से हम कितनी हाइट पे गए r/2 डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे गए, पॉइंट बी पे, यहाँ पे वेट बताना है मुझे, तो वहाँ पे वेट बताना है, कहाँ पे बी पे कितना होगा। अब देखो हाइट एच पे गया, अभी हमने रिलेशन देखा था जी एच अपॉन में जी इजिकल टू क्या था r अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो ये r और r/2 ये आधा, ये हाइट कितने गई r/2, तो h बहुत छोटा नहीं है r से, तो हम अप्रोक्सीमेट वाला नहीं एग्जैक्ट वाला रिलेशन यूज करेंगे इस वाले प्रॉब्लम में। तो r, तो h की वैल्यू कितनी हो गई r/2 अपॉन में r प्लस एच की वैल्यू कितनी हो गई r/2 का होल स्क्वायर। देखो r अपॉन में ये कितना हो गया 2 कम 2 और 1 3, 3r/2 का टोटल का स्क्वायर है। ये क्या आ जाएगा ऊपर, देखो ये r स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 3 3 9 r स्क्वायर और ये 4 ऊपर पहुंच गया, r स्क्वायर से r कैंसिल, कितना होगा 4/9। तो जी एच इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया इंटू 4/9। अगर मैं m तो कांस्टेंट है, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, m से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका वेट क्या हो जाएगा, ये m इंटू जी सरफेस पे, और ये क्या हो जाएगा m इंटू जी एच हाइट पे। तो ये क्या आ गया वेट एट पॉइंट बी पे, एम जी वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है ए पे, वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है 72 न्यूटन इंटू 4/9, ये कितना हो गया 9 72 और 8 चौक 32, कितना आ गया 32 न्यूटन। अब देखो पॉइंट बी पे वेट कितना आ गया 32 न्यूटन और ए पे कितना है 72 न्यूटन, तो 72 में और 32 में कौन बड़ा है 72 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि वेट डिक्रीज होता गया। वेट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये न्यूमेरिकल था। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम हमारी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज d and mass of earth is 81 times, and mass of earth is 81 times that of earth, mass of that of moon. तो find at what distance gravitational force will be 0, gravitational
force will be 0 from center of earth. From center of earth. सेंटर ऑफ अर्थ से किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा मार्स और मून के बीच में। एक बार इसको डायग्राम बना के हम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास है अर्थ और ये हो गई मून। क्वेश्चन में दे रखा कि जो डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस, सेंटर इसका O1 इसका O2, तो इनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है क्या है d। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज d, तो डिस्टेंस का मतलब है कि सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज d एंड मास ऑफ अर्थ को मैंने m e ले लिया, इसको m स्मॉल m। तो मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ मून, ये दिया हुआ हमें। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर ऑफ अर्थ से x। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से बताओ कितनी हो जाएगी पॉइंट P की, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, यहाँ हो जाएगा ये d माइनस एक्स। तो मुझे डिस्टेंस x को बताना है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 0। तो इलेट मैंने पॉइंट P मान लिया जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है 0 इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जिसका मास क्या है m, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना है m। अब देखो, अब इस ऑब्जेक्ट के बीच में ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है पॉइंट P हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, इस वाले ऑब्जेक्ट के बीच में और इसके बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। इस वाले अर्थ को क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स से। इसको सपोज हमने F1 कह दिया। मून क्या है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, इसको हमने सपोज कह दिया F2। अगर F1 F2 बराबर होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो F1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए 0 होने के लिए इस पॉइंट पे बराबर होना चाहिए F1 और F2। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई इस वाले फोर्स के लिए, देखो g मास ऑफ अर्थ और स्मॉल ऑब्जेक्ट का इसका मास g m अपॉन में डिस्टेंस कितनी इनके बीच में x का स्क्वायर इक्वल्स टू F2 कितना हो जाएगा g m मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस कितना इनका d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ जो है इसको मैंने m1 कह लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए, और इसको कह लिया मास ऑफ अर्थ को m2। तो यहाँ लिख दो g m e को क्या लिख दिया हमने m1। देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू g मास ऑफ मून को हमने क्या कह दिया m2 अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी भी काट दिया, फिर यहाँ जी से जी कैंसिल कर दिया ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहीं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है क्या आ जाएगा m2 अपॉन में m1। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m2 अपॉन में m1। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट लगा दो, ये लो अंडर रूट दोनों पे लगेगा, ये ऊपर भी और नीचे भी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये सब चीज़ें। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा d माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m1 इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट ऑफ m2। इसको एक्सपेंड करो, d स्क्वायर रूट ऑफ m1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x इन x m2 स्क्वायर रूट। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा d स्क्वायर रूट ऑफ m1
ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x को मैं अगर कॉमन लूँ क्या बचा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, माइनस आ गया इधर प्लस हो गया और x को कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, d स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो कितनी डिस्टेंस होगी, d स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ m2। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, ये हमें मास ऑफ अर्थ को हमने क्या माना हुआ है, m1 इजिकल टू 81 टाइम्स ऑफ m2, इसमें रख दो, तो x इक्वल्स टू देखो कितना हो जाएगा, d है ना, इसको m1 कितना है, m1 की वैल्यू कितनी है, m2 के टर्म में रख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 81 m2, m1 की वैल्यू कितनी है 81 स्क्वायर रूट ऑफ ये कर दिया, अपॉन में m1 81 m2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2, इसको खोलेंगे देखो d ये कितना आएगा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ m2, स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 9 और d तो बाहर ही है, स्क्वायर रूट ऑफ m2 इतना, यहाँ क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट इसका और स्क्वायर रूट ऑफ m2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2 ये वाला, ये क्या हो जाएगा 9d इंटू 9d स्क्वायर रूट ऑफ m2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ m2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल, कितना आ गया 9d/10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9d/10, तो x की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे x की कितनी वैल्यू हो गई 9d/10, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना होगा 0। ये प्रॉब्लम थी हमारी, आई थिंक आपको ये समझ में होगा, नोट डाउन कर लो जिसको, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहला क्या था हमारा, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट, अब है वेरिएशन इन g ड्यू टू डेप्थ। हेडिंग है वेरिएशन इन जी, सेकंड वाली वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। सपोज ये है हमारा अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, अर्थ टोटल का मास क्या है M, और इसकी जो रेडियस है वो है R, ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गई R, ठीक है भाई। अब अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई g। अब सपोज हमने क्या करा कि यहाँ से खोदते खोदते यहाँ पे आ गए डेप्थ, इस डेप्थ पे आ गए, d डेप्थ तक हमने खोद लिया, d क्या है डेप्थ, सरफेस से हम खोदते हुए आ रहे हैं और यहाँ तो सेंटर से इस पॉइंट की जहाँ पे है ये पॉइंट A मान लेता हूँ मैं डेप्थ पे, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r - d, ये सेंटर हो गया। अब इसके बाद हम इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, हम यहाँ पे g निकालनी है GD, ये सपोज यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई g पे, तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे हम जब आ गए तो इसके लिए देखो इस वाले पॉइंट के लिए सेंटर ये हो गया और ये अर्थ हो जाएगा, ये वाला नया वाला अर्थ, ठीक है। तो इसका जो मास क्या हो जाएगा कुछ और हो जाएगा, इसको हमने m डैश के लिया, m क्या है मास ऑफ पहले ये वाला लार्जर, ये वाला मास ऑफ द अर्थ, और m डैश क्या है जब डेप्थ d पे आ गए, m डैश है मास यहाँ d डेप्थ से नीचे का अर्थ का मास, देखो तो m और m डैश में m कितना होगा, m इक्वल टू कितना होगा डेंसिटी कांस्टेंट है, अर्थ की हमने डेंसिटी क्या मान ली कांस्टेंट, तो डेंसिटी मास बराबर क्या था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r3, इसके लिए जो टोटल मास है बाहर वाले का, और m डैश के लिए क्या होगा देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई इंटू 4/3 पाई इंटू, अब इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा इस वाले नए अर्थ के लिए r - d का क्यूब, g इक्वल टू सरफेस पे
जी एम अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ टोटल का। जी डेप्थ पे देखो कितना होगा, जी एम डैश हो जाएगा, इसके लिए मास हम यहाँ पे आ गए ना इस वाले, तो मास ऑफ द अर्थ ये बचा, डेप्थ डी पे एम डैश अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी, सारी डिस्टेंस को देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ था, डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करी, यहाँ से अर्थ के सेंटर से आर, यहाँ था अर्थ के सेंटर इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस डी, तो ये रख दिया मैंने आर माइनस डी का होल स्क्वायर। 1 2 से 1 को डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, जी डी अपॉन में जी इजिकल टू जी एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन में जी एम स्क्वायर, सॉरी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर एम डैश अपॉन में एम इंटू आर माइनस डी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर एम डैश की वैल्यू कितनी है, नीचे लिख लेते हैं हम, आर स्क्वायर एम डैश की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी की पावर 3 अपॉन में एम की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का स्क्वायर, ये तो एम की वैल्यू हो गई, ये आर माइनस डी स्क्वायर। अब देखो रो 4/3 पाई ये कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली आर, आर माइनस डी स्क्वायर से आर माइनस डी स्क्वायर बचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली आर माइनस डी, तो यहाँ क्या बचा, आर माइनस डी अपॉन में आर। तो मैं तो जी डी अपॉन में जी इजिकल टू कितना आ गया, देखो आर माइनस डी अपॉन में आर को दोनों तरफ ले जाओ, इसके नीचे भी आर अपॉन में आर माइनस डी बाई आर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डी इक्वल्स टू कितना हो गया, जी को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, जी डी इजिकल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। अगर इसको मैं ये फॉर्मूला याद रखना है, डेप्थ पे यहाँ पे कितनी होगी, जी 1 माइनस डी बाई आर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, जी माइनस जी डी बाई आर, अब देखो जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और जी में से कुछ वैल्यू घट रही है तो जी से छोटी होगी, इसका मतलब है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने पे भी घटती है और ऊपर जाने पे भी घटती है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है कि जो वेट हमारा यहाँ पर होगा उससे कुछ कम वेट हमारा यहाँ पर होगा। और अगर हम अर्थ के सेंटर पर पहुँच जाएँ तो वेट कितना हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाएंगे तो डी की वैल्यू देखो आर के बराबर हो जाएगी। जब डिगिंग करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे है, खोदते खोदते जाएंगे तो डी और आर क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो डी और आपस में आर बराबर हो गए। तो इस फॉर्मूले में रखूँगा अगर मैं, तो जी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस डी की वैल्यू आर के बराबर हो गई, आर बाई आर से आर कैंसिल 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0, तो जी डी की वैल्यू कितनी हो गई 0। जी डी का मतलब सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 0। अगर मैं इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये टोटल टर्म 0 और m इंटू जी सी, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है वेट, तो वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना हो गया 0। तो वेट कितना होता है सेंटर पे, वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है इज 0। अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाएं और अपना वजन वहाँ मेजर करें तो हमारा क्या वजन मिलता है 0। इसके बाद जैसे हमने अभी वहाँ पहले वाले में करा था एब्सोल्यूट डिक्रीज फ्रैक्शनल डिक्रीज, अब जी की वैल्यू क्या है डेप्थ पे जाने में डिक्रीज होती है। देखो अगर मैं लिखूँ क्या पहले एब्सोल्यूट डिक्रीज जी की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज होती जा रही है, तो जी माइनस जी डी में कौन बड़ा होगा, जी बड़ा होगा, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव आएगा, जी माइनस जी डी की वैल्यू कितनी है जी माइनस जी डी की वैल्यू रख दो, ये
जी माइनस जी टी बाई आर कितना होगा, जी माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी डी बाई आर, ये कैंसिल कितना आ गया, जी डी बाई आर। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो गया, जी माइनस जी डी, फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया ये। सेकेंड एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना आ गया, जी डी बाई आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो जाएगा, क्या लिखते हैं हम, जी माइनस जी डी अपॉन में जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डी अपॉन में आर अपॉन में जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज ये जो है इसको जी से डिवाइड कर देंगे, मतलब अर्थ के सरफेस से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे है ना उससे डिवाइड कर दो, तो जी से जी कैंसिल कितना आ गया, डी बाई आर। परसेंटेज डिक्रीज क्या करना है, जी बाई आर में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, जो फ्रैक्शनल डिक्रीज है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज। तो ये वेरिएशन इन क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ के सरफेस पे जो डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन होते हैं वो उसका फॉर्मूला है। तो ये चीज़ हमारे पास है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। थर्ड इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है देखो, ये सपोज इक्वेटर लाइन है, ये पोलर लाइन है, इक्वेटर है और ये पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस। अगर इक्वेटर रेडियस इसको मैं लेता हूँ आर ई, पोलर रेडियस हो गई आर पी। जो हमने अभी जो आर की वैल्यू ली थी 6400 किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेट था हमने टोटल कैलकुलेशन के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो इक्वेटर की रेडियस होती है एक्चुअल में पोलर रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर की जो रेडियस होगी पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है, ये 21 किलोमीटर ज़्यादा है। इसको मैं अगर उसमें पॉइंट्स में लिखूं तो इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस बाय 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। जो इक्वेटर की रेडियस होती है पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। देखो अगर मैं इक्वेटर के लिए लिखूँ, फॉर इक्वेटर जी की वैल्यू, फॉर इक्वेटर जी ई लिखना पड़ेगा, जी एम अपॉन में आर इक्वेटर। मास तो सेम होगा, पावर अर्थ का मास तो सेम ही होगा। फॉर पोल के लिए लिखूँ मैं जी पी, अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट है इक्वेटर पे और फिर पोल पे तो जी पी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर पी का स्क्वायर। ये पहला, ये सेकंड पॉइंट। मास ऑफ द अर्थ तो दोनों के लिए सेम ही होगा भाई, ऑब्जेक्ट जहाँ यहाँ पर जहाँ वहाँ पर है तो मास ऑफ द अर्थ तो दोनों के लिए सेम होगा और जी तो सेम होगा। अगर मैं क्या करूँ, जी पी जी ई अपॉन में जी पी कर दो जाए तो जी अपॉन में जी पी, मतलब क्या करा हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। देखो जी एम अपॉन में आर ई का यहाँ स्क्वायर है, ये जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन में आर पी का स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल, क्या हो जाएगा आर पी स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर, जी ई अपॉन में जी पी, जी ई अपॉन में जी पी। आर पी इसको क्या लिख देंगे, आर पी अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो आर पी में और आर ई में कौन बड़ा है, आर पी में और आर ई में कौन बड़ा है, आर ई बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी। इसका यह मतलब है कि जो जी की वैल्यू है जी पोल पे वो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कहाँ पर, इक्वेटर से, सॉरी देखो आर पी अपॉन में आर ई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ और जी पी उल्टा करके लिख दूँ अपॉन में जी ई इज इक्वल टू आर ई अपॉन में आर
पी का स्क्वायर, ऐसा उल्टा करके लिख दो, जी पी अपॉन में जी ई, और जी ई को यहाँ ले जाओ। अब देखो आर ई अपॉन में आर ई अपॉन में आर ई, ये टोटल फैक्टर 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये टोटल 1 से बड़ा हो जाएगा, इस मतलब, है ना। जब आर ई अपॉन में आर जो जी है, इसका मतलब क्या है कि आर ई और आर पी में कौन बड़ा है, आर ई बड़ा है, आर पी बड़ा है, ये टोटल आर क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो ये जी ई और जी पी में कौन फिर बड़ा हो गया, जी पी बड़ा हो गया। जी पी जब बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जी, अगर किसी बॉडी को हम इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएंगे तो जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इफ़ यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल देन वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीजेस, जब जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वेट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो जी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ से भी देख लो, रेडियस आर ई और आर पी में कौन है, ये ज़्यादा है इससे, तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इससे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी अगर इक्वेटर पर रखी है और वो पोल पे जाए तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीजेस एंड हैंस वेट ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो ये सारी थी वेरिएशन ऑफ जी टू शेप ऑफ द वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। ये अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे फ्लैटेंड होता है पोलर्स पे, फ्लैटेंड एट पोल्स, और बल्ज होता है, बल्ज आउट एट इक्वेटर्स। इलिप्टिकल शेप होता है अर्थ का, हमने जो अभी स्फेरिकल लिया था एक्चुअल में होता है इलिप्टिकल शेप। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम आर 6400 किलोमीटर को ही यूज करके कैलकुलेशन को करते हैं। तो ये था वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। वैल्यू भी नहीं, वेट क्या होगा हमारा, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब वेट डिक्रीज करेगा। जब इक्वेटर से पोल पे करेंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वेट इंक्रीज करेगा। फोर्थ पॉइंट है वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। फोर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन से जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैंने ये सपोज एज्यूम कर लिया ये है अर्थ, ये इसकी एक्सिस हो गई। अर्थ हमारी रोटेट कहाँ से करती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। ओमेगा स्पीड से सपोज अर्थ हमारी रोटेट करती है, कौन सी स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। ये इसका हो गया सेंटर। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे रखा हुआ है, अभी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। अर्थ का मास कितना हो गया, कैपिटल एम, और रेडियस क्या हो गई अर्थ की, कैपिटल आर। तो अब देखो ये कैपिटल आर होगी रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये जो पॉइंट है ये पी है, ये सपोज ये एंगल हो गया लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल का मतलब होता है कि अगर जो पॉइंट है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। देखो पॉइंट से सेंटर के बीच में जोड़ने वाली लाइन और इक्वेटर के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ऑब्जेक्ट है जो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बाहर की तरफ किसी फोर्स से थ्रो होगा, एफसी क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये जो ऑब्जेक्ट है बाहर की तरफ थ्रो आउट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट का मास है m। तो इस ऑब्जेक्ट का ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r यहाँ से। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है,
एम इज द मास, आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसके रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, आर एम आर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही आएंगे लैम्डा, तो ये भी लैम्डा। वेट ऑफ बॉडी रोटेशन की तरफ से क्या कहाँ काम करेगी, इस तरफ एम जी, वेट हमारा हो गया इस साइड में, ये हो गया हमारा वेट एम जी। ठीक है, वेट हमारा हो गया इस तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया इधर, अर्थ के रोटेशन की तरफ से देखो इस पर दो फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से आउटवर्ड लग रहा है और ये सेंटर की तरफ, तो नेट फोर्स लगेगा आप किधर, इनके बीच में कहीं, तो इसको हमने कह दिया एम जी डैश, एम जी डैश, मास क्योंकि सेम ही रहेगा और जी हो गया। अब ये एंगल अगर लैम्डा है तो ये वाला भी लैम्डा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये वाला लैम्डा, ये लैम्डा, तो इसको बोलते हैं कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इनके बीच में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो टोटल एंगल 180 होगा और ये कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस लैम्डा। अगर मैं इसको डायग्राम को दोबारा बनाऊँ यहाँ पे, तो ये एफ सी हो गया और ये हो गया एम जी और इनका नेट फोर्स हो गया एम जी डैश, और इनके बीच का जो एंगल हो गया 180 माइनस लैम्डा, ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस लैम्डा और ये पॉइंट हो गया P। अब जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में T। टाइम पीरियड अर्थ का रोटेशन कितना है 24 आवर, तो 2 पाई अपॉन में 24 आवर्स, इसको मैं सेकंड में बदलूंगा या सेकंड में, तो ये मिनट में आ गया सेकंड में, तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स 7.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से अर्थ हमारी रोटेट करती है कितनी है 7.27 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकंड, तो ये अर्थ की रोटेशन की स्पीड आ गई। अब जो नेट फोर्स लगेगा वेक्टोरिकली कितना होगा, एम जी डैश इजिकल टू कितना होगा, एम जी प्लस एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। जो एम जी डैश हो गया वेक्टोरिकली कितना होगा, एम जी डैश एम जी प्लस एम डी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड वाइज, ये वेक्टोरियल नहीं हो गया, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज निकालूं, देखो एफ सी और एम जी में क्या सेंट्रीफ्यूगल, जो ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो जो इनके बीच का जो रिजल्टेंट है ना वो वेट की तरफ काम करेगा, तो ये ऐसे ना होगा ना इधर की तरफ झुका होगा, जो नेट फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, जो ये वेट होगा ना हमारा एक्चुअल वेट इसी की तरफ इंक्लाइन, वो इसी की तरफ होगा ना कि इधर की तरफ, क्योंकि एफ सी की वैल्यू क्या होगी बहुत छोटी इन कंपेरिजन टू दैट वन एम जी। बाय मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, एम जी क्या होता है रिजल्टेंट, एम जी का एम जी इजिकल टू क्या होगा, एम जी डैश इजिकल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल इन टाइम, तो एम जी स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम जी एफ सी और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना है 180 माइनस लैम्डा। देखो डैश, जो नेट फोर्स हो गया, नेट वेट हो गया वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ इनके बीच का एंगल, फिर टोटल का अंडर रूट ले लिया, इक्वल्स टू सोल्व करना है। अब इसको देखो एम जी ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो ये आर है, ये लैम्डा है, ये आर है, देखो यहाँ पे ये आर है और ये स्मॉल आर है, ये लैम्डा है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला, ये आर जो है आर का टर्म कितना हो जाएगा आर कोस लैम्डा, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा आर कोस लैम्डा, ये वाला कितना हो जाएगा आर साइन लैम्डा, और ये वाला कितना हो जाएगा कैपिटल आर कोस लैम्डा, तो ये स्मॉल आर के बराबर हो गया आर कोस लैम्डा। तो एफ सी बराबर क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, एफ सी हो गया हमारा एम आर की जगह मैं क्या लिख दूँ आर कोस लैम्डा, आर की जगह क्या लिख दिया आर कोस लैम्डा और ओमेगा स्क्वायर, तो एफ सी की जगह लिख दिया मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर
और कोस लैम्डा फिर इनका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2mg एफ सी को मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हैं। कोस 180 माइनस लैम्डा, अगर मैं कोस 180 लाइन देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। कोस 180 माइनस लैम्डा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो कोस 180 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा? माइनस कोस लैम्डा, तो माइनस कोस लैम्डा इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसी को यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 7.27 की पावर 4 इंटू 10 के पावर -5 की पावर 4, मतलब टोटल की पावर 4 कर देंगे ना ये, तो 500 कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया? -20। तो 10 की पावर -20 ये कितना हो जाएगा? 7.27 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू देखो 10 की पावर -20 पहुंच गई। ये वैल्यू मतलब बहुत छोटी हो गई। ओमेगा की पावर की वैल्यू जो है ओमेगा की पावर 4 क्या है? बहुत छोटी हो गई। तो इसलिए हम इस वाले टर्म को ओमेगा की पावर बहुत छोटी हो गई, ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा की पावर 4 हो गई, ये बहुत छोटी हो गई। इसमें थोड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी। तो इसको हम टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं और इसको पूरी टर्म को निगलेक्ट मार देंगे। ठीक है, अब लिखो प्लस, अब ये वाला टर्म, ये तो टोटल टर्म 0 हो गया क्योंकि ओमेगा की पावर 4 आ गई, और ओमेगा की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया? टेंड्स टू 0, क्योंकि बहुत छोटी होगी वैल्यू, तो उसको हमने 0 के बराबर मान के निगलेक्ट मार दिया। प्लस अब ये वाला टर्म आ जाए, ये तो पूरा गया 2mg एफ सी की वैल्यू कितनी है? एफ सी है एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा इंटू माइनस कोस लैम्डा। अब देखो कोस, ये कोस स्क्वायर और ये माइनस आ गया, तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, इसी वाले टर्म में यहाँ कोस स्क्वायर लैम्डा कर दो और माइनस को यहाँ लगा दिया। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है भाई, ये एफ सी में जो कोस था, ये वाला कोस और कोस स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ आ गया, इक्वल्स टू, अब देखो ये m है, ये m है, क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा का अंडर रूट। अब यहाँ एम स्क्वायर जी स्क्वायर है या एम स्क्वायर है, जी एक ही है, तो यहाँ भी एक जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड कर दो, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब एक जी स्क्वायर तो एक ही जी, ये वाला ऊपर बचा। अब क्या करो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर को ले लिया हमने कॉमन। अगर मैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर को ले लूँ कॉमन, क्या है ये? एम जी डैश इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आके ये क्या हो जाएंगे? एम जी बचेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में जी। इस अंडर रूट को ना अंडर रूट लिख के हम पावर लिख देते हैं 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ये समझ में आ गया आपको? या 1 है 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, ओमेगा पावर तो बहुत कम हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, तो ये टोटल जो टर्म है ये 1 से बहुत छोटा होगा। और ये जब बहुत छोटा होता है, देखो 1 माइनस एक्स की पावर n को हम लिखते हैं 1 माइनस एन एक्स कब लिखते हैं? जब 1 जो x है ना, जब
बहुत छोटी हो जाए 1 से, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए। तो इसी तरह ये वाला जो टर्म है 1 से बहुत छोटा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटा, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से बहुत छोटी रहती है वैल्यू। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, mg 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में g और इंटू 1/2। 1/2 कहाँ आ गया, आगे। अब 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बचा, g डैश, रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, r ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में g। इसको मैं खोलूँ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, g इजकल टू g डैश इजकल टू g 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में g। ये फॉर्मूला किसकी वजह से हो गया, ये g की जेड डैश की वैल्यू आई है अर्थ के रोटेशन की वजह से। ओमेगा के देखो, इसका मतलब क्या है, ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू कुछ होगी, तो इस वैल्यू में से ओमेगा अर्थ की रोटेशन की वजह से ये वैल्यू, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूँ, g इसमें मल्टीप्लाई कर दो, g माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में जी। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो जी से जी कैंसिल, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। इसको याद कर सकते हो, जी डैश इजकल टू कितना हो गया, जी ऊपर लिखते हैं इसको, जी डैश इजकल टू कितना आ गया, जी माइनस, इसको याद करना है हमें, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब जी में से कोई टर्म घट रहा है, तो मतलब जी से तो वैल्यू कम ही आएगी, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या, वेट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब जो लैटिट्यूड होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये अर्थ है का सेंटर हो गया, ये इक्वेटर लाइन हो गई। देखो ये 0 डिग्री एंगल होता है लैटिट्यूड का, ये 10 मान लिया, 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। तो ये 10 20 30 ये प्लेन होता है, 40 ये 50 60 70 80 और यहाँ पोल पे आ गए 90 डिग्री। तो लैटिट्यूड एंगल लैम्डा की वैल्यू पोल्स पे कितना हो गई, 90 डिग्री एट पोल्स, और लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी हो गई, पॉइंट अगर यहीं पे है, मैंने बताया था कि लाइन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम पहले यहाँ पर था, यहाँ पॉइंट भी यहाँ पर था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस वाले पॉइंट को सेंटर से जोड़ा तो एंगल कितना बना है, ये 10 डिग्री। तो लैटिट्यूड एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री। तो अगर इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी इक्वेटर पे, ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। किस पे, इक्वेटर पे। ये समझ में आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है 90 डिग्री, पोल्स पे आ जाते तो लैटिट्यूड एंगल 90 डिग्री हो गया, और पोल्स पे इक्वेटर पे हो गया 0 डिग्री। तो जी की वैल्यू क्या होगी पोल पे, तो जी की वैल्यू अगर मैं निकालूं कहाँ पर, पोल पे निकालो पहले, पोल पे इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। मैं पोल पे लिख रहा हूँ, तो पोल पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, कोस स्क्वायर 90 डिग्री।
cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल cos 90 हो गया 0, 0 की मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो जी पोल कितना आ गया जी के बराबर, मतलब पोल पे जो एक्सेलरेशन अर्थ के रोटेशन की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही होगा लगभग। अगर मैं जी इक्वेटर लिखूँ, जी इक्वेटर इज इक्वल टू कितना होगा, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 होता है कितना 1, तो कितना आ गया ये जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, कोस 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर ओमेगा स्क्वायर, तो जी इक्वेटर की वैल्यू कितनी हो गई जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और पोल पे कितना हो गए जी। तो अगर हम देखें अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू पर कहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पोल पे या इक्वेटर पे, पोल पे तो लगभग वैल्यू कांस्टेंट है, और इक्वेटर पे क्या है आर माइनस ओमेगा स्क्वायर से ये वैल्यू जी को कम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होगा उसकी वैल्यू पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम एट, यहाँ पे लिखो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम कहाँ पर, एट पोल्स या एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। अर्थ के रोटेशन का मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जी की वैल्यू पर, इक्वेटर पर। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, जी इजकल टू जी डैश इजकल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो जी जो इक्वेटर है की वैल्यू कितनी है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर देखो जी की वैल्यू लगभग क्या है, ये कांस्टेंट है माइनस, ये वाली वैल्यू अगर इंक्रीज हो, जैसे पहले 1 थी तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9, ये 2 हो गया 8, ऐसे ऐसे करते करते वैल्यू इंक्रीज करें और 10 के बराबर आ जाए ओमेगा की वैल्यू, मतलब क्या होती जाए इंक्रीज होती जाए, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके। तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जब जी इक्वेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इक्वेटर पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इक्वेटर वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो मतलब वेट क्या हो जाएगा वहाँ पे उस इक्वेटर पे उस टाइम 0। तो ओमेगा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि अर्थ तो कांस्टेंट ही रहेगा, ओमेगा की कितनी वैल्यू हो, मतलब अर्थ किस स्पीड से रोटेट करे। अभी तो हमारी जो अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करती है 7.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड से। अर्थ की रोटेशन क्या हो, अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या हो कि वेट एट इक्वेटर, कि वेट एट इक्वेटर बिकम्स 0, इक्वेटर पे वजन कितना हो जाए 0। तो वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या हो, जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड हमें बतानी है तो जी इक्वेटर की वैल्यू क्या, जी इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर 0, इक्वेटर वैल्यू कितनी होगी 0, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू बतानी है हमारी कितनी होगी, ये इधर जाएगा तो देखो आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी, या फिर ओमेगा बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई आर। इस स्पीड से अगर हमारी अर्थ रोटेट करे तो वेट जो है कितना हो जाएगा इक्वेटर पे 0। अगर मैं इसको सोल्व करूँ 10 होता है इसकी जी की वैल्यू, आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर और 10 की पावर 3 से ये कर दिया, और हम इसको जब सोल्व करते हैं ना तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.24 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो 7.257 और 10 की पावर -5, यहाँ 1.24 इंटू 10 की पावर इसका मतलब क्या है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वैल्यू कम माइनस वाली ज़्यादा वैल्यू बड़ी हुई। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ को फास्ट रोटेट करना पड़ेगा, अभी जो स्पीड है फास्ट रोटेट करना पड़ेगा कितना, अगर मैं इससे 1.24 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 7 जो अभी स्पीड है 7.27 जब टाइम पीरियड 24 आवर है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं ना लगभग 17 आता है, इफेक्टर की वैल्यू कितनी आती है लगभग 70। तो मतलब अभी जो अर्थ रोटेट कर रही है जिसकी स्पीड इतनी है, अगर अर्थ 17 गुना ज़्यादा टाइम से 17 गुना ज़्यादा स्पीड से अभी की रोटेट करने लगे
तो जो वेट होगा इक्वेटर पे वहाँ 0 हो जाएगा, वहाँ जी इक्वेटर की वैल्यू क्योंकि 0 हो जाएगी तो मास से मल्टीप्लाएंगे, तो मतलब क्या होगा, वेट वहाँ पे हमारा इक्वेटर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट कितना हो जाएगा 0। अगर अर्थ की स्पीड कितनी हो जाए 1.24 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड और 17 टाइम्स फास्टर देन द प्रेजेंट वैल्यू, तो अर्थ पे रखा वजन कितना हो जाएगा 0। तो उस टाइम टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड कितना है अभी 24 आवर्स। जब अर्थ कितना हो जाए 17 गुना ज़्यादा, या मतलब इतनी स्पीड से रोटेट करें तो हमारा वेट हो जाएगा 0। तो t बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है √g/r, √g/r मतलब ये √g/r ये हो गया ओमेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2πr/g² रूट में। जब हम इसको सोल्व करते हैं 2π 10⁻³ मीटर में आ गया 10, इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग वैल्यू जो आती है वो आती है 84 मिनट, 84 मिनट। मतलब जो टाइम पीरियड है अर्थ का रोटेशन का कितना हो जाए 84 मिनट। अभी कितना टाइम पीरियड 24 आवर्स। अभी जो अर्थ हमारी रोटेट करती है उसमें कितना टाइम में रोटेट करती है, टाइम पीरियड कितना उसका 24 घंटे का। अगर टाइम पीरियड कितना हो जाए 84 मिनट का, मतलब 1 घंटे के पास है ये। अगर हमारा मतलब टाइम पीरियड जो अर्थ मतलब एक पूरा चक्कर लगा ले, मतलब दिन और रात जो पूरे एक चक्कर लगा ले अपने एक्सिस पे 84 मिनट में, तो उस टाइम या फिर स्पीड इतनी हो जाए, बात एक ही है, स्पीड इतनी हो जाए तो जो वजन है इक्वेटर पे वो कितना हो जाएगा 0। तो ये चीज़ हमें, ये वाला फॉर्मूला क्या है फॉर वेट 0, वेटलेस कंडीशन एट इक्वेटर पे वेटलेस की कंडीशन है। ओमेगा इक्वल टू √g/r या फिर टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/r/g या फिर 84 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए। तो उससे जो अर्थ जो है 84 मिनट में अगर चक्कर लगा लेती है अपने एक्सिस पे तो वेट कितना हो जाएगा 0। तो ये सारे जो डेरिवेशन थे चारों हमने देख लिए और उसके कंसेप्ट भी देख लिए, उसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही सोल्व करे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।